एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम करने वाले हैं आपके डीएलएड एग्जाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस को। आई होप इस बार के एग्जाम के लिए आप सभी लोगों ने फॉर्म अपने फिल कर लिए होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ टीचिंग फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट टू लर्नर। निम्नलिखित में से शिक्षण का कौन सा चरण शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन प्रदान करने पर केंद्रित है? तो यहाँ पर आपसे टीचिंग के जो फेजेस है उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्री एक्टिव फेज, इंटरैक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज, डायग्नोस्टिक फेज। तो ये आपका पोस्ट एक्टिव फेज है और आप जानते हैं ये पोस्ट एक्टिव फेज आपका मूल्यांकन चरण यानी इवैल्यूएशन फेज भी होता है। ठीक है, इवैल्यूएशन फेज भी होता है और आपका जो प्री एक्टिव फेज है ये आपका प्लानिंग फेज होता है। ठीक है, प्लानिंग फेज। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल इज मेनली कंसर्न विद। परावर्तनात्मक स्तर यानी कि आपका रिफ्लेक्टिव लेवल जो है, चिंतन स्तर भी जिसे हम कहते हैं, उस पर शिक्षण मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों के अधिग्रहण से, डेवलपमेंट ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग, उच्चतर चिंतन कौशल का विकास, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, अभ्यास और पुनरावृत्ति, या मेमोराइजेशन। तो हम जानते हैं जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है उसमें आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप किए जाते हैं, इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। Which level of teaching ensures transfer of learning to new situations? शिक्षण का कौन सा स्तर अधिगम को नई परिस्थितियों में स्थानांतरित करने को सुनिश्चित करता है? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ड्रिल लेवल। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आएगा? इसमें भी आंसर आपका रिफ्लेक्टिव लेवल आएगा। परिवर्तनात्मक लिखा है, इसे आप चिंतन स्तर भी समझ सकते हैं। 3 ही लेवल्स आपके टीचिंग के होते हैं। सबसे फर्स्ट लेवल मेमोरी लेवल होता है, स्मृति स्तर, जहां पर आप बच्चे को चीजें याद करवाते हैं। ठीक है, जहां पर आप बच्चे को चीजें रटवाते हैं। तो यहाँ पर छोटी कक्षाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी बड़ी कक्षाओं में जब बच्चे आते हैं तो हम चीजों को समझाते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल का टीचिंग होता है। और जब हम और बड़ी कक्षाओं में आते हैं तो बच्चों के अंदर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हमें डेवलप करने होते हैं। अब बच्चे को अगर अपनी नॉलेज को बाहर अप्लाई करना है यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होनी है, तो बच्चे को अपने हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यहाँ पर लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो एनालॉजी देखना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि आपने किस तरह की चीजें या क्या ज्ञान आपको पहले से है जिस चीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब किस में आएगा? हायर ऑर्डर थिंकिंग में आएगा, तभी आप लर्निंग को बाहर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये किस में आएगा? रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इन मोटिवेशन थ्योरीज हायरार्की ऑफ नीड्स इज गिवन बाय। तो प्रेरणा के सिद्धांतों में आवश्यकताओं का अनुक्रम किसने दिया है? स्किनर ने, मैस्लो ने, थॉर्नडाइक ने, वाइगोत्स्की ने। तो सही आंसर है अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच फेज ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड लेसन प्लानिंग। तो शिक्षण का कौन सा चरण शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण और पाठ योजना बनाने से संबंधित है? तो अभी हमने फेजेस देखे थे और मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्री एक्टिव फेज होता है वो आपका प्लानिंग फेज होता है। तो आपका प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्यों का निर्धारण प्री एक्टिव फेज में होता है। सबसे पहला काम ही ये होता है कि आप ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे कि आप बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं उससे आप बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं। उसके बाद कंटेंट, टीचिंग मेथड, लेसन प्लान और पूरी चीजें जो आपके टीचिंग लर्निंग एड क्या यूज करेंगे, इवैल्यूएशन के मेथड क्या यूज करेंगे, सब उसके बाद प्लान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन विच अप्रोच इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण सर्वाधिक उपयुक्त है? सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन, मेन स्ट्रीमिंग, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। तो आपका इंक्लूसिव के लिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित अनुदेशन, क्योंकि आपको जब इंस्ट्रक्शन देने होंगे इंक्लूसिव क्लासरूम में, अलग अलग अधिगम क्षमताओं वाले बच्चे आपके पास बैठे हुए हैं। कोई सिर्फ सुन के सीख लेगा, कोई किसी को आपको और ज्यादा प्रिसाइसली बताना पड़ेगा कि किस काम को कैसे करना है, तभी उसके समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है? इंस्ट्रक्शन में आपको वैरायटी रखनी पड़ती है। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इंक्लूसिव क्लासरूम में आप यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू NCFSE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023, पंचकोशा मॉडल किसको एम्फेसाइज करता है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, फिजिकल फिटनेस, वोकेशनल ट्रेनिंग ओनली। तो पंचकोश अलग अलग आपके क्या है? कोश है सातवा के। तो यहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फिजिकल भी होगा, आपका मेंटल डेवलपमेंट भी होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा, सब चीज इसमें इंक्लूडेड है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट को ये आपका एम्फेसाइज करता है। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग इज मेनली रिलेटेड टू। नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण मुख्य रूप से किससे संबंधित है?
आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज एंड सॉल्विंग देम, प्रिपेयरिंग लेसन प्लान्स, कंडक्टिंग समेटिव असेसमेंट, प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड्स। तो यहाँ पर जब आप डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आप बच्चों की वीकनेसेस का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपने बच्चे को पढ़ाया है कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीजें बच्चे को समझ में नहीं आई, और उसके बाद दिया जाता है रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण, जहाँ पर उस टॉपिक को आप दोबारा बच्चे के अनुरूप करके उसको समझाएंगे ताकि वो वीकनेस उसकी दूर हो सके, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसका सही ऑप्शन आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज एंड सॉल्विंग देम, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षण का लक्षण नहीं है? डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, एनकरेजिंग रोट मेमोराइजेशन, यूज ऑफ टीचिंग एड, फीडबैक मैकेनिज्म। देखो प्रतिपुष्टि दोगे अच्छी टीचिंग ही है, टीचिंग एड यूज करना भी सही है, आपका एनवायरनमेंट जो है डेमोक्रेटिक होना चाहिए वो भी सही है, लेकिन रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा देना ये अच्छी टीचिंग का लक्षण नहीं है। तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा? बी। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन मीन्स, तो मोटिवेशन के संबंध में अगर हम देखें तो आंतरिक या अंतर्निहित अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? मोटिवेशन ड्यू टू एक्सटर्नल रिवॉर्ड, मोटिवेशन फ्रॉम विद इन द लर्नर, मोटिवेशन थ्रू पनिशमेंट, मोटिवेशन थ्रू कंपटीशन। तो देखिए अभिप्रेरणा जो है इंट्रिंसिक यानी आंतरिक तब होती है जब अंदर से किसी काम को करने में मजा आता है, आनंद आता है बच्चे को, तो जो यहाँ पर लोकस या सेंटर ऑफ मोटिवेशन है वो इंसान के अंदर उपस्थित है। किसी काम को करने में मुझे अंदरूनी खुशी मिल रही है तो मैं उस काम को लगातार करूंगी, बाहर से मुझे किसी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है आपका सही आंसर? मोटिवेशन फ्रॉम विद इन द लर्नर। क्वेश्चन 11, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 फाउंडेशनल स्टेज कवर्स। तो यहाँ पर आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आधारभूत अवस्था में कौन सी कक्षाएं होती हैं? नर्सरी टू क्लास 2, क्लास 1 to 3, क्लास 1 to 5, नर्सरी टू क्लास 3। देखिए हम जानते हैं कि आपका जो एनईपी है उसमें आपका स्ट्रक्चर कैसा हो चुका है, आंगनबाड़ी को भी मेन स्कूलिंग में आपका इंक्लूड कर दिया गया। तो आंगनबाड़ी के 3 साल प्लस क्लास 1 and 2 ये मिलाकर आपके बनते हैं आपके फाउंडेशनल स्टेज, यानी नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ए, नर्सरी से कक्षा 2। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्माणवादी दृष्टिकोण को सर्वाधिक दर्शाता है? नॉलेज इज ट्रांसमिटेड बाय टीचर, लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग, मेमोराइजेशन इज द की टू लर्निंग, टीचिंग इज लेक्चर डोमिनेटेड। यहाँ पर कह रहे हैं कि टीचिंग जो है कौन कर रहा है? व्याख्यान प्रदान है, टीचर लेक्चर देगा। यहाँ पर बात हो रही है कि रटनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है, सीखने के लिए। यहाँ पर बात हो रही है नॉलेज सिर्फ टीचर ट्रांसमिट करेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है? लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है आपका संरचनावाद, इसमें बच्चा जो है हर एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन 13, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? इक्वालिटी एंड इक्विटी, सेग्रीगेशन, स्टैंडर्डाइजेशन या फिर यूनिफॉर्मिटी। तो ये है इसका सही आंसर, इक्वालिटी एंड इक्विटी। सभी को उनके क्षमता के अनुसार शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण और अधिगम के संबंध को सर्वाधिक दर्शाता है? तो यहाँ पर लिखा है टीचिंग कॉज है, लर्निंग इफेक्ट है। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट, टीचिंग ऑलवेज एंश्योर्स लर्निंग, लर्निंग प्रीसीड्स टीचिंग। तो देखो लास्ट वाला ऑप्शन देखो, लर्निंग पहले हो जाएगी बाद में टीचिंग होगी, गलत है। फिर है आपका टीचिंग ऑलवेज एंश्योर लर्निंग, शिक्षण जब भी आप करोगे हमेशा बच्चे की लर्निंग होगी, ये भी गलत है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है जब आप टीचिंग कर रहे होते हो। फिर ये भी लिखा है यहाँ पर कि टीचिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट, शिक्षण और अधिगम का कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो बिल्कुल ही गलत है। जब आप शिक्षण दे रहे हो किस लिए दे रहे हो? बच्चों की लर्निंग के लिए ही दे रहे हो। यहाँ पर सही है कि टीचिंग कॉज है, यानी जब आप शिक्षण देंगे बच्चे को वो कारण है और उसकी वजह से क्या परिणाम निकल के आएगा? अधिगम, लर्निंग होगी बच्चे की। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीएफएसई 2023 एक्सपीरियंशियल लर्निंग एम्फसाइजेस लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस, लर्निंग थ्रू मेमोराइजेशन, लर्निंग थ्रू कंपटीशन, लर्निंग थ्रू लेक्चर। बहुत ही सिंपल सा है, आपको डायरेक्ट आंसर दिख भी रहा है, लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। तो ये हमने किए आज 15 क्वेश्चंस, अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, बट दीज आर बेस्ड ऑन योर प्रीवियस ईयर डीएलएड एग्जाम पेपर्स। तो यहाँ से आपको काफी मदद मिली होगी। चलिए गाइस, बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की और उसमें देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपके पास, इफ द हाइट्स ऑफ द टू कोन्स आर इन द रेशियो 1:3 and the diameter of their bases are in the ratio 3:5,
देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है। तो जब आप वॉल्यूम का रेशियो लोगे ना, इसको R1 स्क्वायर कर लो और इसको H1 कर लो, तो ये 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। 1/3 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपका R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इंटू में H1 और यहाँ इंटू में H2। तो इसको आप R1 ओवर R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आपका H1 अपॉन H2, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट का रेशियो दिया है आपको 1:3 और जो डायमीटर्स का रेशियो है वो 3:5। तो डायमीटर का रेशियो निकालो या रेडियस का रेशियो निकालो, बात देखिए, क्योंकि डायमीटर को क्या लिखोगे 2R1 अपॉन 2R2, 2 से 2 कैंसिल, तो R1 अपॉन R2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3/5 का होल स्क्वायर कर लीजिए और हाइट का रेशियो क्या दिया 1:3, बस सिंप्लीफाई कर लो 9/5 इंटू 1/3, 309, तो आपका आंसर कितना आ गया 3/5। सो ऑप्शन, एक सेकेंड मैं कहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ, अच्छा 25 होना चाहिए ना, ठीक 3/25, स्क्वायर भी तो करेंगे आप, तो 3/25 यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज दिस। ओहो ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन है तो भाई इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हाट विल बी इट्स रेडियस, तो भाई 2145 इंटू 21 करना पड़ेगा यहाँ पे, 5 4 1 2, फिर 2 पंजे 10, 2 चक्को 8 1 9, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 5 4 9 1 10, 2 4 और 1 5 और 1 4, और फिर इसमें 11 ऐड करना पड़ेगा भाई, 45045, 11 ऐड कर लो भाई, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 0 5 4, ये आया, ठीक है। और इसको लिख देंगे आप 45056 अपॉन 11, और एक है आपका वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर यानी कि 4/3 पाई यानी कि 22/7 आर क्यूब। तो अब क्या करो आप भाई, कैंसिल करेंगे आप इसको, 4/3 पाई आर क्यूब ना, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये आपका था वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, अच्छा अपॉन में 21 है यार, ठीक है। जो नीचे आपका डिनोमिनेटर है ना वो एज इट इज रहेगा जब आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 या 21, तो ये कैंसिल हो गया, और ये भाई पूरा पूरा देखो आर कहीं भी जो निकला हुआ है आपका फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है। रेडियस ही पूछा ना उसने कि आपको रेडियस निकालना है, कहीं फ्रैक्शन में नहीं है तो पक्का 11 से कटेगा। और अगर 22 का टेबल पता है आपको तो 22 से भी इसको कट कर सकते हो, तो 11 दूनी 22, 11 चक्को 44, ठीक है, एक बचा 10, नहीं जाएगा तो 0 लो। अब आप लोगे आप 105, अब 105 लोगे तो 11 निम्मा 99, ठीक है, यानी 11 9 जा 99, तो कितना बचा आपका 5 और 1 6, अब 66 हो गया 66, 11 6 जा 66, तो 4096, और ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 ले रहे हैं, 8 से यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, 8 पंजे 40, फिर 8 एकम 8, एक बचा 8 दूनी 16, 512, यानी आर का क्यूब कितना आ गया 512, यानी आर कितना आ गया आपका 8। मैंने आपको बोल रखा है पहले से ही कि भाई क्यूब एंड क्यूब रूट आपको याद रखने हैं और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपको याद रखने हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टिल 30 एंड क्यूब रूट टिल 20, इतना भी कर लेंगे दैट इज इनफ फॉर यू। और जो कुछ स्पेसिफिक नंबर है जिनके क्यूब आपको याद होने चाहिए उनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। वो आपका प्रैक्टिस से ही आएगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको क्लियर चीजें क्लियर होंगी। 8 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट अगला है द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 19404, ठीक है। फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम दिया है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब और ये 19404, सिंप्लीफाई करते हैं भाई इसको, 11 दूनी 22, पक्का कटेगा, देखो कहीं भी फ्रैक्शन नहीं है, तो 11 दूनी 22 हो गया, 11 एकम 11, 8 बचा 84, 11 सत्ते 77, 4 3 7 70, तो 11 छिक्का 66, 4 बचा, 11 चौको 44, 2 से भी काटो, 2 दूनी 4, 4 से काट दो इसको पूरा, 4 चक्को 16, फिर 4 चक्को 16, 4 एकम 4, तो आर क्यूब कितना बनेगा, 3 और 7 यहाँ पे डिवाइड में इक्वल के दूसरे शिफ्ट करोगे मल्टीप्लाई में चले आएंगे, 441 इंटू 3 इंटू 7,
441 आपका 21 का स्क्वायर होता है, तो इसको 21 इंटू 21 लिख सकते हैं और 7 या 21 ये आ गया आपका, तो ये आर क्यूब है। तो जब क्यूब रूट लोगे इसका तो आर का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 21 निकल के आएगा। और आपको निकालना क्या, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो टीएस से क्या होता है हेमीस्फेयर का, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 इंटू 22/7 इंटू आर, 21 इंटू 21, 7 तिया 21, 3 तिया 9, 9 गुणा 22 गुणा 21, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 19, 198 इंटू 21, तो 198 इंटू 21, ये 8, ये 9, ये 1, ये 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 9 जा 18, 119 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, तो 8 9 6 15, 9 1 10 11, 4158 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये भी आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 24 सेंटीमीटर वाइड एंड 18 सेंटीमीटर, अच्छा मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ क्या, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 24 सेंटीमीटर वाइड एंड 18 सेंटीमीटर आपका हाइट होगी। ठीक है, और तो कुछ बचता ही नहीं है। हाँ ठीक है, ऊंचा, ठीक है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। तो भाई क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है वो होता है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो एक काम करते हैं भाई, 30 का स्क्वायर 900, बी यानी 24 का स्क्वायर 576 और 18 का स्क्वायर 324, तो 6 4 10 हासिल लगो 1, 7 2 9 1 10 हासिल लगो 1, 10 5 15 3 18, तो रूट 1800, और इसको आप लिखेंगे 100 गुणा 9 गुणा 2, 100 का रूट 10, 9 का रूट 3 और 2 का निकलेगा ही नहीं भाई, पेयर नहीं है, तो 30 रूट 2 सेंटीमीटर, 30 रूट 2, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप गाइस आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 4 रूट 3 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज, तो ए रूट 3 क्या होता है, डायगोनल होता है क्यूब का 4 रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ए क्या है, साइड है क्यूब की, तो ए इज इक्वल टू 4 मिल गया आपको, और वॉल्यूम निकालेंगे तो साइड का क्यूब, 4 का क्यूब यानी कि 64, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 इंटू 8, ये आपका एक रेक्टेंगुलर पेपर है भाई, 22 और 8 का इज कंप्लीटली फोल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसको फोल्ड कर दिया आपने, फोल्ड करके ऐसा बन जाएगा राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, अब भाई ये जो था ये अब 2 पाई आर हो गया, आपने लेंथ के लॉन्ग फोल्ड किया इसको, तो ये 22 और ये 8 हाइट आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम बताने तो भाई क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई एज इट इज, आर निकालना पड़ेगा भाई, ये 11 निकल के आया यहाँ पे, 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 11, 11 2 जा 22, तो 2r/7 इज इक्वल टू 1, तो r इज इक्वल टू 7/2, तो यहाँ पे 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट 8 है, ये आपका 7 से 7 कटा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 22 दूना 44, 44 गुणा 7, 7 चक्को 28, 7 चक्को 28 2 30, 308 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी नीडेड टू बिल्ड अ 4 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर हाई एंड 13 सेंटीमीटर वाइड इफ द डायमेंशंस ऑफ ईच ब्रिक इज 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर। जो वॉल है वो भी आपका क्यूबॉइड है और जो ईंट है वो भी आपका क्या है, क्यूबॉइड है। तो 3 मीटर है और 4 मीटर और 13 सेंटीमीटर, तो ये दोनों मीटर में थे तो इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन, मतलब जो वॉल का वॉल्यूम है उसमें एक ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ ईंट मिल जाएंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको पता लग जाएंगी। तो यहाँ पे ब्रिक 20 इंटू 12 इंटू कितना है 6.5, 6.5 है तो पॉइंट हटा के एक जीरो ऊपर बढ़ा लो, आसान हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो भाई, 4 3 12, ये 12 कैंसिल, 13 पंजे 65, 5 से कटा है और 5 दूना 10, ये भी कट गया, और क्या कटेगा आपका, 13 से 13 कट गया, 2 10 जा 20, तो एक जीरो और काट दो, तो
तो 10 गुणा 100 यानी कि 1000, 1000। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, तो h प्लस आर ओवर h आ गया। हाइट कितनी है भाई, हाइट है, रेडियस तो 80 है और हाइट 20 है, तो 100 ही आ गया। दोनों को जोड़ देंगे और डिवाइड करेंगे हाइट से, तो 20 पंजे 100, 5:1। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आई होप यहां तक का क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द हाइट ऑफ अ कोन इज डबल्ड देन बाय व्हाट परसेंटेज विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो वॉल्यूम कोन का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हाइट अगर डबल कर रहे हो तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइट को तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो कितने परसेंट बढ़ रही है, जब कोई चीज खुद की डबल हो जाती है तो कितना परसेंट बढ़ती है, 100%। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन आयरन रॉड इज 9 मीटर लॉन्ग, 40 सेंटीमीटर वाइड एंड 20 सेंटीमीटर हाइट। If 1 cubic meter of the rod weight is 50 kg, then what will be the weight of that iron rod? तो भाई आयरन रॉड है, ये क्यूबॉइड है, साफ साफ दिया आपको 9 मीटर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर आपका 900 हो गया एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम की बात चल रही है, ठीक है, कि क्यूबिक मीटर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। 1 क्यूबिक मीटर का वेट आपको दिया है, तो पहले आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ क्यूबिक मीटर, उसके बाद 1 क्यूबिक मीटर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दी वेट। सो 900 नहीं लिखो, एक काम, सॉरी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करते हैं, इसको मीटर में रहने देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 9 आपका एज इट इज रहेगा मीटर में ऑलरेडी, ये 0.4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0.2। ठीक, 9 चौको 36 दूना 72, तो 0.72 आया। ठीक, इसको करो 50 से मल्टीप्लाई, यानी 7.2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36 आ गया, तो 36 kg का क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 आइस क्यूब्स ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, आर मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू अ बिगर क्यूब, यानी छोटे छोटे क्यूब को पिघलाया, उसको एक बिगर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इन इफ नो वाटर इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस व्हाट विल बी द साइज ऑफ द न्यू क्यूब। तो भाई हर एक का वॉल्यूम निकाल के ऐड करो, तो भाई 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, जो तीनों आइस क्यूब है उनका वॉल्यूम निकाला, ऐड किया, और ये अब जो नया इसको पिघला करके बनेगा तो उसका जो वॉल्यूम निकालेंगे वो क्या होगा, साइड का क्यूब, यानी उसका साइड मान लो ए है, तो ए का क्यूब, 3 का क्यूब आपका कितना आ गया 27, 4 का आ गया 64 और 5 का आ गया 125। सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 216 इज इक्वल्स टू ए क्यूब, तो ए कितना आ गया भाई 6। तो जो आपका नया क्यूब बनेगा बड़ा वाला, उसका डायमेंशन कितना होगा 6 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट इज कट आउट ऑफ अ क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर। तो भाई ये कुछ ऐसा है, ये कोन कट करेंगे, ठीक है, ऐसे कुछ जाएगा, ध्यान से समझना। तो जो रेडियस है ना वो 14 का हाफ यानी कि 7 हो जाएगा, और जो हाइट है ये आपका 14 का 14 रहेगा, क्योंकि क्यूब की जो हाइट है वही यहाँ पे क्या होगी, कोन की हाइट होगी। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो 1/3 पाई 27 आर स्क्वायर एच, आर है 7 इंटू 7, एच कितना है 14, तो 7 से 7 कटा और 14 सत्ते 98 इंटू 22, 2 अट्टे 16, 2 नाम 18 1 19, 6 9 1 फिर 6 9 6 15, 9 10 11 और ये 2156 अपॉन में 3, तो 2156 अपॉन 3, 3 सत्ते 21, फिर 3 एकम 3, 2 बचा 26 हो गया, 3 अट्ठे 24, फिर 2/3, 718 होल 2/3, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। 2/3 कितना हो गया 0.66, तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एरिया ऑफ अ होल सरफेस ऑफ अ क्यूब
and the area of the whole surface of a sphere are equal, यानी कि अगर मैं क्यूब का साइड ए लूं तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 6a², और अगर मैं स्फीयर की रेडियस r लूं तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 4πr²। तो यहां से a² कितना आएगा 4πr²/6 यानी कि 2/3। तो a² इज इक्वल टू 2/3πr²। ये अगर यहां से मैं a निकालूं तो 2/3 की पावर हाफ, पाई की पावर हाफ और r बचेगा। ठीक है, r² की पावर हाफ करेंगे तो r ही आएगा। और निकालना क्या है इसको आपको, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो a का क्यूब अपॉन 4/3πr³। a कितना है भाई 2/3 की पावर हाफ, इसका क्यूब कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3 की पावर 1/2, इसका क्यूब करेंगे तो 3/2, पाई की पावर 3/2, भाई पाई की पावर 1/2 है, इसका क्यूब करेंगे 3/2 हो जाएगा, और ये r³ अपॉन में 4/3πr³। r³ से r³ कैंसिल, ये पाई की पावर 3/2, यहाँ पाई की पावर 1, तो कैंसिल करोगे तो ऊपर बचेगा पाई की पावर आधी, क्योंकि पाई की पावर ऊपर कितनी है 1.5 है, 3/2 1.5 हो गया, नीचे पाई की पावर 1 सिंगल। तो अब आपको सिंप्लीफाई करना है तो 3 ये 4/3 है ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 इंटू में ये आप लिख सकते हो 2/3 की पावर 3/2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 की पावर क्यूब, यानी ऐसा कुछ, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ध्यान समझना, स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 का क्यूब। तो ये कितना आ गया 8/27, और क्या बचा ऊपर खाली क्या एक पाई की पावर आधी, तो 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 2√2, और ये कितना हो जाएगा 3√3 इंटू में पाई की पावर आधी, समझ रहे हैं, 2 2 जा 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो √2 अपॉन 2√3, ठीक है, और ये कितना आ गया पाई की पावर आधी। √2 से 2 को काटोगे तो कितना आएगा 1/√2 इंटू √3 इंटू में पाई की पावर आधी, तो कितना आ गया पाई की पावर हाफ अपॉन √2 इंटू √3 √6। तो भाई इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √π ओवर √6, तो √π ओवर √6 यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द बेस रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर आर द सेम। अच्छा ठीक है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो बेस रेडियस ऑफ द बेस रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर, इन तीनों की बात हो रही है। तो कोन और बाद में पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो भाई कोन का वॉल्यूम 1/3πr²h, और उसके बाद हेमिस्फीयर 2/3πr³, उसके बाद πr²h सिलेंडर है। तो भाई बेस रेडियस और हाइट इक्वल है, बेस रेडियस और हाइट इक्वल है, यानी h बराबर r हो जाएगा, और h बराबर r होगा तो r²h, मतलब h को भी मैं r लिख दूंगा तो r³, ये भी r³ और h को मैं r कर दूंगा तो ये भी r³ हो जाएगा कैंसिल, पाई 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 कैंसिल। ठीक है, ठीक, अब ये बचा कितना 1/3:2/3 और ये हो गया 1, तो 1/3 एज इट इज, 2/3 एज इट इज, इसको लिख लो 3/3, 3 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। अब तीनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम, कैंसिल हो गया, तो आंसर 1:2:3, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू क्यूब्स ईच हैव एन एज ऑफ 6 सेंटीमीटर, दे आर जॉइंट टू ईच अदर, टेल द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड thus obtained। तो भाई कुछ ऐसा है, आपने ऐसे इसको मैच कर दिया, तो देखो, तो जब भी आप इनको चिपकाओगे यहाँ पे ना, इस पॉइंट पे आप चिपका रहे हो, आपने इस तरह से मिलाया इसको, तो एक तो यारा सरफेस नहीं दिखेगा पहले वाली क्यूब का, क्यूब 1 और ये क्यूब 2, तो एक a² पहले वाले क्यूब का नहीं दिखेगा और एक a²
दूसरे क्यूब का नहीं दिखेगा। अगर ये अलग अलग होते तो इसका भी कितना होता, टोटल सरफेस एरिया 6a² और इसका भी कितना होता 6a²। दोनों को चिपका दिया तो एक a² इसका नहीं दिख रहा है और एक a² इसका नहीं दिख रहा है, तो टोटल कितने होते हैं 6 6 12, 12 में से 2 गया 10, ये होते आपके 12a²। अब 2a² नहीं दिख रहे हैं भाई क्योंकि वो मिल चुके हैं, चिपक चुके हैं यहाँ पे, तो कितना आ रहा है 10a²। तो 10 इंटू a कितना है आपके पास 6, तो 6 का स्क्वायर 36, तो 360, तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। तो आई होप गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी इसके सिमिलर वाले क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं एनालॉजी की। अब इसमें देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस है। ये आपका पहला क्वेश्चन, कॉशन इफ देयर इज एन एक्सीडेंट देन क्लीनिनेस, और हिंदी में पढ़ते हैं तो सावधानी रिलेटेड है दुर्घटना से, तो सफाई किससे रिलेटेड होगी। तो कॉशन, ठीक है मतलब सावधानी रखोगे तो दुर्घटना नहीं घटेगी, और सफाई रखोगे तो क्या नहीं होगा, आलस्य, स्वच्छता, रोग और दवाई यानी कि रोग, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। साफ सफाई होगी तो उससे डिजीज नहीं होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काफी आसान क्वेश्चन हैं। अगला, प्रतिष्ठा, बदनामी, रेपुटेशन एंड इनफेमी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो फेम का क्या हो जाएगा, यानी यश का क्या हो जाएगा, अपयश। ऑप्शन सी यानी इनफेमी। समझ रहे हैं, अपोजिट है। पहले वाले में अपोजिट है तो आपको अगले वाले में भी क्या ढूंढना है, अपोजिट ही ढूंढना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेडियो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो स्कूटर किससे चलेगा। तो भाई स्कूटर या तो आपका, अगर स्कूटर की नॉर्मली बात करें, ठीक है, तो अच्छा एक सेकेंड, रेडियो चलता है बिजली से, चलने की बात हो रही है, ठीक है, इसमें और आगे की प्रोग्राम की बात नहीं हो रही है। रेडियो चल रहा है आपका बिजली से, बिजली होगी तभी रेडियो ऑन होगा, समझ रहे हैं आप। तो स्कूटर किससे ऑन होगा, उसके लिए उसमें क्या होनी चाहिए, बैटरी। स्कूटर बैटरी से ऑन होगा, तो कहीं इसमें पेट्रोल मार्क मत कर देना, ठीक है। ये काफी अच्छा सवाल है, गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगला, व्यायाम, स्थूलता। अच्छा ठीक है, स्थूलता मतलब जो आपका ढीला ढाला शरीर है, अगर व्यायाम करोगे तो उससे वो ठीक होगा, ठीक है। तो यहां पे जल किस चीज के लिए यहां पे यूज होना चाहिए, पेय से नहीं, सरोवर से नहीं, मतलब स्थूलता, स्थूलता किससे दूर होगी, व्यायाम करने से। ओबेसिटी जो आपका मोटापा है वो किससे ठीक होगा, एक्सरसाइज से। तो यहां पे कोई चीज आएगी यहां पे, उसके लिए यहां पे जलाना चाहिए। तो ए बी रॉन्ग, बी बी रॉन्ग, सी बी रॉन्ग, डी इज द राइट आंसर। यानी आपकी प्यास किससे बुझेगी, जल से, समझ रहे हैं आप। आपका थ्रस्ट किससे बुझेगा, वाटर से। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप आप ये भी समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उल्लू चीखना, यानी उल्लू रेटेड आपका चीखने से, तो मुर्गी किससे रेटेड होगी, कुड़कुड़ाना, कुड़कुड़ कुड़कुड़, समझ रहे हैं आप। तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, आई होप आप समझ रहे होंगे। अगला, भारत का तो राष्ट्रीय फल है वो आम है, इस तरह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल क्या होगा। हालांकि जीके का क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहाँ पे आ गया तो आपको ये भी करना होगा। तो न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय फल है वो क्या है आपका, कीवी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। शेर प्राइड, अ ग्रुप ऑफ लॉयन इज अ सिंबल ऑफ प्राइड, ऐसी अ ग्रुप ऑफ कैट क्या होगा आपका, क्लाउडर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी बिल्ली के समूह को क्या बोलते हैं, क्लाउडर बोलते हैं। नेक्स्ट, ये बाय मिस्टेक ये हिंदी में ही आपका यहाँ पे रह गया, बट नो नीड टू वरी। प्रतिभाशाली यानी कि बुद्धिमान, सृजनात्मक मतलब कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव कहो या फिर क्रिएटिव कहो, करेक्ट। तो यहां पे आपका क्या आएगा, कलात्मक। ये हिंदी में रह गया तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी, यानी एक क्रिएटिव आ गया और ये आपका क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव। सो नो नीड टू वरी। नेक्स्ट, मेडिसिन इज फॉर पेशेंट, मेडिसिन
इज फॉर पेशेंट, एजुकेशन इज फॉर स्टूडेंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। शिप सी, यानी आपको समुद्र में जहाज मिलेंगे, तो कैमल कहां मिलेगा आपका? डेजर्ट में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऊंट कहां पाया जाता है? रेगिस्तान में। अगला, कारपेंटर के पास क्या होती है? आरी होती है, सॉ। टेलर के पास क्या होता है भाई? जो मेन उसका अपरेटस है, सुई, उसी से वो करेगा ना सिलाई। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, निडल। टेलर के पास निडल। अगला, टूथपेस्ट प्रेस। टूथपेस्ट को प्रेस करोगे तब जाके उससे टूथपेस्ट बाहर निकलेगा, और लिक्विड को बाहर निकालने तो क्या करना पड़ेगा? उसको एक स्लैंट हाइट देनी पड़ेगी, उसको ऊंचा करना पड़ेगा, राइट, या तिरछा करना पड़ेगा, आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, भोजन पेट में जाता है, ईंधन इंजन में जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल से क्वेश्चन है। राइटर इज फॉर नोवेल, लेखक उपन्यास लिखता है, ठीक है। कोरियोग्राफर क्या करता है भाई? नृत्य सिखाता है, यानी डांस सिखाता है, कोरियोग्राफ करता है। नेक्स्ट, प्लेन एयर, हवाई जहाज हवा में उड़ता है, तो कार भाई सड़क पे चलती है, रोड। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो आई होप गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे और सिमिलर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एक आइडिया मिल जाएगा आपको। लेकिन ध्यान रखना कि कुछ कुछ ऑप्शंस में लगता है कि यार ये भी हो सकता है, तो वहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे मैंने स्कूटर वाला आपको एक क्वेश्चन कराया, तो उसमें स्कूटर था, और उसमें स्कूटर का जो स्टार्ट होना था उसमें बैटरी वाला ऑप्शन भी था और पेट्रोल भी। तो वहां पे थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। तो प्रैक्टिस से ही आपका ठीक होगा। तो आई होप गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो बाकी जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू। पहला आज का जो प्रश्न है वो हमारा प्रश्न क्या कहता है? हमारा प्रश्न है कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इस समय आपका 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, और उस 22 भाषाओं में से इंग्लिश वहां पर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे, आप सभी को पता होगा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आपका ईयरली यानी एक वार्षिक दस्तावेज है, ईयरली डॉक्यूमेंट है, जो कि हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि कच्छ वनस्पति यानी जो मैंग्रोव वनस्पति है, यह सुंदरवन, आप सभी को पता होगा गंगा का सबसे बड़ा डेल्टा वो कौन सा है? सुंदरबन है। सुंदरबन आपका कहां पर है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नवीनतम श्रेणी है जो न्यूएस्ट है? यहां पर अगर हम देखेंगे जो अरावली है, अरावली सबसे पुरानी है। क्या? अरावली पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपका नवीनतम कौन है? तो नवीनतम जो है वो आपका हिमालय पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रेणी है। मैं आपको बता दूं, आज जहां पर हिमालय है, लाखों साल पहले वहां पर एक समुद्र हुआ करता था जिसका नाम तैथी सागर था। दोनों प्लेट आई ऊपर से नीचे से, जब वो टकराई तो जो गाद होता है, अवसाद जो है यानी मिट्टी पत्थर कीचड़ जो आपका पानी के अंदर है, वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम है? आप सभी को पता है महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। उसके बाद में वकालत करी, बैरिस्टर की ट्रेनिंग करने के लिए वो कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे। उसके बाद सन 1915 में जनवरी के महीने में वापस लौटे थे, और दक्षिण अफ्रीका में जो समाचार पत्र उन्होंने चलाया था उसका नाम आपका क्या था? उसका नाम द इंडियन ओपिनियन था। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न, आगरा नगर की स्थापना किसने की है?
आगरा भी एक बार भारत की राजधानी रहा है। उसके बाद शाहजहां आगरा से लेके कहां पे आया, दिल्ली में आया। लेकिन क्वेश्चन है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा कराई गई। दिल्ली सल्तनत में आपने 5 वंश पढ़े होंगे, उसमें जो है एक सिकंदर लोदी है, उसने 1504 में, कब, 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा को बसाया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्न में से किसने पूर्वी बंगाल से लेके पेशावर तक सड़के आजम, जिसको ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड, इसने आपका हुमायूं को हराया था। किसको हराया था, हुमायूं को। कौन है, शेरशाह। फरीद खान इसके बचपन का नाम है। कन्नौज का, बिलग्राम का युद्ध इसने लड़ा था, चौसा का युद्ध इसने लड़ा था। 15 साल तक सूर्यवंश की स्थापना इसके द्वारा की गई है। 7 का डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 8 भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहां पर है, यह देहरादून में है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं कि अगर आपको पता होंगे तो आप तुरंत कर लेंगे, नहीं तो फिर आप सोचते रहेंगे। इसका प्रश्न, इसका उत्तर क्या है, डी, देहरादून। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था, जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्या है, योगदान नहीं दिया था। तो यह कौन है, यह है आपका पुष्यमित्र शुंग है। कौन है, पुष्यमित्र शुंग, इसने बृहदत्त को मारा था। अगला प्रश्न चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में जैव विविधता अधिनियम यानी बायोडायवर्सिटी एक्ट कब पास हुआ, तो बायोडायवर्सिटी एक्ट सन 2002 में पास हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, गंगा दशहरा, वेरी इजी क्वेश्चन है, कल्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गंगा दशहरा आपका है, यह कब होता है, यह ज्येष्ठ महीने में होता है, ज्येष्ठ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इब्न बतूता जो मध्यकालीन यात्री और लेखक है, इब्न बतूता कहाँ का है, मैं आपको बता दूं, इब्न बतूता जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, कब, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में आया था। कहां का यात्री था, यह आपका मोरक्को का यात्री था। कहां का यात्री था, मोरक्को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, चेरापूंजी कहां पर है, चेरापूंजी मेघालय में, खासी पहाड़ियां, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 आप देखते रहेंगे, 13 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, ओके, आपको मिलाना है कौन सी सही सुमेलित जात आपका है, ठीक है, इसको मिलाएंगे आप लोग, देखिएगा इसमें ये बिल्कुल सही है, ठीक है, यह यहां नहीं है बल्कि ये कहां पे है, ये आपका गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात में। मक्का यहां नहीं है, मक्का कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश में चीनी याद किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, यह कहां पर है, यह आपका गोवा में है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, गोवा इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। 15 का ए आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, जीएसटी शामिल नहीं, जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु और सेवा करों में कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है। क्या नहीं लगती है, कस्टम ड्यूटी में इंक्लूडेड नहीं होता है। कस्टम्स आपको, कस्टम ड्यूटी, कस्टम टैक्स आपको अलग से देना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 16 का बी राइट आंसर। अगला, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन, ये मॉडेम में होता है। कंप्यूटर में इंटरनेट यूज करने के लिए आप मॉडेम लगाते हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ओके, इसको मैच करेंगे। देखिए, पीवी सिंधु बैडमिंटन है, मैरी कॉम बॉक्सिंग है, अभिनव बिंद्रा शूटिंग है, कोनोरू हम्पी आपका जो है शतरंज से रिलेटेड है। तो इसको आप मिला दीजिएगा। देखिए, एक का 2 है 18, इसका सी आंसर है। कौन सा उत्तर है, इसका है सी आंसर, बिल्कुल सही है। 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपकी है, बी,
ठीक है, अब यहाँ पे जल्दबाजी में आप नहीं करेंगे। उत्तर जो है, उत्तर इसका सी है। क्या है? क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे बड़े ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19 का सी आंसर सही है। बहुत बार हम गलती से लगा देंगे, बट ऑप्शन ये दिए हुए हैं, 19 का सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्या सही है? इसका बी आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ है? 26 जनवरी सन 1950 को ये लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 21। क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 का बी। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। कब है? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? ओके, इनको देखिए आप यहाँ पे मिलाएं, ये देखेंगे तो ये क्रॉस हो रहे हैं। आई थिंक देखिए, जैसे डी ई एम ओ सी आर ए टी आई सी, ये हो गया ई डी एम ओ आर सी ए टी सी आई, ये ऐसे क्रॉस हो गए, ये नीचे को आए, ये फिर से क्रॉस हो गए, ये नीचे को आए, फिर से क्रॉस हो गए। सिमिलरली इसी पैटर्न पे जब आप अगले वाले को बनाएंगे, जो कि आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले इसको क्रॉस कर देंगे, ये ऐसे लिख लेंगे, ये क्रॉस कर लेंगे, ये ऐसे लिख लेंगे, ये क्रॉस कर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, इनको आप मिलाएंगे। देखिए, इसको आप जोड़ेंगे तो डी ई एफ, एफ जी एच, एम एन ओ, पी के बाद क्यू आर एस, वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई, ए बी सी, फिर बचेगा डी। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? किसी उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? कहां पर बनता है? इन्फिनिटी पे बनता है। कहां पर बनेगा? इन्फिनिटी पे। अगर इन्फिनिटी से आ रही है फोकस पर, अगर फोकस पे रखा है तो इन्फिनिटी पे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या कहता है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम का परिणाम है। ओके, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या, द मास नंबर, क्या होता है? आपने देखा होगा जेड एक्स ए, ऐसे ही लिखते हैं। जेड जो है परमाणु क्रमांक बोला जाता है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। यह होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। ऑप्शन नंबर ए 27 ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रेशम के कौन से घटक हैं? फास्फोरस, इसका है नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 29। विद्यालय की घंटियां धातु से निर्मित होती हैं क्योंकि ये सोनरस होती हैं। सोनरस आवाज करने वाली, जिसको आप अगर ऐसे करेंगे, ठोकेंगे तो उससे आवाज आएगी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? पीयूष ग्रंथि कहां पर है? हाथ, लीवर, मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी 30 का डी आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31। इटाई इटाई रोग, इटाई इटाई रोग किसकी वजह से है? कैडमियम।
कैडमियम पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 32 पे। भारत द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का क्या नाम है? यह है तेजस। क्या है? ऑप्शन नंबर डी तेजस। किसने बनाया था? हमारे यहाँ पे जो बना रहे हैं लोग वो है डीआरडीओ। क्या है? डीआरडीओ में। कब कमीशन हुआ? ये 2003 के टाइम पीरियड पे। अगला प्रश्न, कौन सा वर्ष? बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 33 का ए आंसर बिल्कुल सही उत्तर।